ठीक है जी। ओके सर। चलो दैट्स गुड। चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमने बात करनी है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन पे। कल हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पे जो बातें की थी उसमें से मेन हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन जो है उसकी दो टाइप हैं, एक एरोबिक है और दूसरी एनारोबिक है। एनारोबिक पे कल हमने डिटेल में बात कर ली थी जब हमने बताया था कि एनारोबिक जो है ये डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और कुछ प्रिमिटिव सेल और यीस्ट में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो प्रोड्यूस करता है अल्कोहल को। दैट्स वाई उनमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जबकि एनिमल्स में लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे मसल सेल में कई बार इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यही फर्मेंटेशन हो जाती है, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड पैदा होता है तो उसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये थी हमारी कल की एरोबिक एंड एनारोबिक। अब क्योंकि कल आपने डिटेल में एनारोबिक को पढ़ लिया था, अब बारी है एरोबिक को पढ़ने की। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि जनरली दुनिया के मैक्सिमम जानदारों के अंदर होती है, और इस प्रोसेस के जरिए आप एनर्जी जो है वो गेन करते हो। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना, जिसे कल आपने बार बार पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है ये टूटता है और दो पायरूवेट जो है वो आपके पास बनते हैं। ठीक है, ये कल आपने पढ़ा था। और मैं अगर इसे यहाँ पे दिखाना चाहूँ, कल हमने कहाँ पढ़ा था, आपके पास आपकी बुक मौजूद होनी चाहिए, चैप्टर 11। और हम पहुंच गए हैं पेज पे, तकरीबन से ओपन होने में थोड़ी सी देर लगेगी। आप अपनी बुक का पेज ओपन कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक का पेज नंबर है 222। मैं तब तक यहाँ पे पीडीएफ को भी ओपन कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे बेटा आपने कल पढ़ा था कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ये जितना भी हमने यहाँ पे आज पढ़ना है ये हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ना है। कल था बेटा पेपर जो है सप्लीमेंट्री प्लस इम्प्रूवमेंट वालों का, तो उसमें चैप्टर 11 में से जो लॉन्ग आया है वो ग्लाइकोलाइसिस ही आया है। मैं आपको लेक्चर के बाद जो है वो पेपर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और साथ में जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मेन आया जो मेरी नज़र से अब तक गुजरा है वो था डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से देख लेना। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज आप पढ़ेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला इवेंट है बेटा, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ये होता है साइटोसोल में। साइटोसोल का मतलब है कि सेल का जो लिक्विड पोर्शन है जो 90% वाटर और 10% साल्ट से मिलकर बना होता है। चैप्टर नंबर 4 में आपने ये बात पढ़ी थी। ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस आपके पास ये साइटोसोल में होता है, ये वाला। ठीक हो गया जी। जबकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरूविक एसिड आपके पास बन जाता है, इस पायरूविक एसिड को अब हमने तोड़ना है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे फिर एनर्जी निकलती है। फिर पायरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन होने के बाद जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, उसको फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ते हो, उसे क्रब साइकिल कहते हैं। और क्रब साइकिल से जो आपके पास प्रोडक्ट आती है उसे आप फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ते हो, उसे बेटा हम रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में आज जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, इसके बाद पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्रब साइकिल होगा, फिर रेस्पिरेटरी चेन बनेगी, फिर बेटा जाके एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जिससे वो अपनी डे रूटीन जो है वो चलाते हैं। ठीक है। इन तमाम प्रोसेस का मेन मकसद जो है वो एटीपी पैदा करना है, क्योंकि एटीपी हमारे लिए एनर्जी करेंसी है। साथ साथ जो है वो एनएडीपीएच या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट नामी मॉलिक्यूल जो है वो भी पैदा होगा। यहाँ से आपने एक बहुत मेन एमसीक्यूज याद रखना है, ये मैं फाइल आपको शेयर भी कर दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। ठीक है। जबकि पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। आप ये लिख सकते हो अपनी पेज के 224 पे जाके, जहां ये चारों स्टेप लिखे हुए हैं, तो आप इनके आगे ही लिख सकते हो। ठीक है। अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बारे में एक और बात याद रखनी है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाएगा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस पे आपका वो वाला लॉ नहीं लगेगा कि अच्छा ये प्रेजेंस में हो रही है या एब्सेंस में हो रही है। ठीक है। हाँ, प्रेजेंस या एब्सेंस की बात होगी कि ये पायरूविक एसिड जो है आपका,
ये फिर प्रेजेंस में टूट रहा है या एब्सेंस में टूट रहा है। अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है बेटा, तो फिर आपकी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो वो फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसे आपने कल पढ़ा था। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको मेरी जो बात मैंने समझाई है वो समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस को लेके चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूँ, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरऑफ एंड पेरनास। पेरनास जो है ये पोलिश था, पोलैंड का रहने वाला था। मेयरऑफ और एम्बेडन जो हैं ये जर्मन थे। इन तीनों ने मिलके इसे दरियाफ्त किया था, इनकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इसी बेस पे इन तीनों के नाम के पहले वर्ड को यूज करते हुए हम इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 रिएक्शन है, और इसमें पहले जो आपके 5 रिएक्शन है उन्हें हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है, और वी हैव टू परफॉर्म सम प्रिपरेशन ताकि आप एनर्जी पैदा कर सके। इस दौरान 2 एटीपी भी यूज होते हैं, दैट्स वाई इस पूरे प्रोसेस को प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। दूसरी तरफ जो अगले 5 रिएक्शन है, यानी रिएक्शन नंबर 6 से लेकर रिएक्शन नंबर 10 तक, उन्हें ऑक्सीडेटिव या फिर उन्हें पे ऑफ का मतलब है जहां आपको आपका जो है वो भरपाई होगी, जहां आपको एनर्जी वापस मिलेगी, उन्हें पे ऑफ फेज कहते हैं। इसके अंदर 4 एटीपी आपके पैदा होते हैं, 2 एनएडीपीएच पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंदाजा लगाएं, जब आप 4 एटीपी पैदा कर रहे हैं, 2 एनएडीपीएच पैदा कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कितने किए पहली फेज में? 2। तो 4 में से 2 निकाले, बाकी 2। टोटल आपके पास जो नेट आपने प्रोडक्शन की है वो 2 एटीपी और 2 ही एनएडीपीएच आप पैदा करते हो। ये 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच वाली बात आगे जाके मैं दोबारा दोहराऊंगा, तो परेशान नहीं होना। स्टार्ट करते हैं हम अपने साइकिल को। सिंपलेस्ट वन जो है ये आपका यहाँ से साइकिल है अब तक जो मैंने चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ाने हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। चलें जी, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो एटीपी की मदद से, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है, एटीपी की मदद से ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है एटीपी एडीपी में, और ये इसकी एक फॉस्फोट लेके ग्लूकोज जो है इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक हो गया जी, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट, स्क्रीन हिल गई है, मैं वापस इसे सेट कर देता हूँ। चलिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एटीपी से एनर्जी लेता है, एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आ जाने के बाद ये भाई साहब जो हैं, अब एक इंटर कन्वर्जन रिएक्शन होता है जिसमें ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। वो बात कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कैसे गया? ना तो कि कोई एटीपी की एनर्जी ली, कुछ भी यहाँ पे आपने नहीं लिया। दरअसल यहाँ पे कई तरह के एंजाइम यूज होते हैं। आपने ग्लाइकोलाइसिस का पहला पैराग्राफ देखना है अपनी बुक के पेज नंबर 224 पे, यानी 224 पे, और यहाँ वो आपको इस पैराग्राफ के आखिर में बताएगा कि इस पूरे प्रोसेस में ना सिर्फ एटीपी बल्कि कुछ कोएंजाइम और साथ में एनएडी की एनर्जी, यानी निकोटिनामाइड एडिनिन की जो है ये एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पे बेटा एक कोएंजाइम लगता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है बेटा, काइंडली माइक ऑफ करें अपना, माइक ऑफ कीजिए। मुस्कान नवीद बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए, रोल नंबर 12। जी थैंक यू। अब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है एटीपी की मदद से, और आप देखें जब फॉस्फेट ले लिया तो वो फॉस्फेट इसके साथ आ गया। यहाँ पे ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम आइसोमेरेज कहते हैं। आप जो है वो इसे लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एंजाइम नहीं लिखे हुए आपकी इस पूरे रिएक्शन में, तो आप एंजाइम के बारे में कुछ भी ना लिखें। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आपके पास 2 रिएक्शन टोटल हो गए। अगला आपके पास जो रिएक्शन यहाँ पे होता है बेटा
उसे हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास आगे अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी की एनर्जी को यूज करते हुए इनटू, जरा नीचे ले आते हैं, चले, ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ पे एक फॉस्फेट है आपके पास कार्बन नंबर 6 पे, इसीलिए इसे 6 फॉस्फेट कहा हमने। और फिर आप जब एटीपी अगेन यूज करते हो तो एक और फॉस्फेट ले लेते हो, वो फॉस्फेट जाके लगता है कार्बन नंबर 1 पे, इस वजह से इसे आप कहेंगे फ्रक्टोज 1,6। दो फॉस्फेट है तो बिस फॉस्फेट का नाम देंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आपके पास जो है मॉलिक्यूल बन चुका है। ये तीन रिएक्शन हमारे पास यहाँ तक हो चुके हैं। इन तीन रिएक्शन के बाद हमारे पास आगे रिएक्शन नंबर 4 और 5 को हमने देखना है, तो यहाँ आप लोगों ने गौर करना है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो जगह पे आगे कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक है, ये आपने जरा बात समझनी है गौर से। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये DHAP, जिसे बेटा आप लोग प्रोनाउंस करोगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप अपने रिएक्शन पे चले जो पेज नंबर 226 यानी 226 पे है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरी तरफ है बेटा ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कुछ पोर्शन जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जाता है तो ये रिएक्शन नंबर 4 है, और जब ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जाता है रिएक्शन नंबर 5 है। इस पूरे रिएक्शन में जो 5 रिएक्शन हुई हैं आप देख सकते हो, आपने दो एटीपी का इस्तेमाल किया, एक रिएक्शन नंबर 1 पे और एक रिएक्शन नंबर 3 पे, और ये 5 रिएक्शन जो हैं इन पांचों को बेटा हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੱਗਾ बेटा काइंडली माइक ऑफ करें अपना। हम यहाँ पे इन 5 रिएक्शंस को देख रहे हैं, इन पांचों रिएक्शन को आप लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हो। और अगर आप बुक पे देखना चाहते हो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, तो आप जरा पेज नंबर 224 पे चले जाएं जल्दी से। वहां पे प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है बेटा 225 के पहले पैराग्राफ जहां पे खत्म हो रहा है, ये वहां पे खत्म हो जाएगा आपका प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। इस प्रिपरेटरी फेज के आखिर में आपके पास दो मॉलिक्यूल है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। व्हाट वी हैव टू मेंशन देयर, यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया है जो कि शो कर रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को। असल में ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये आगे नहीं जा सकता रिएक्शन में, ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी ये पावर रखता है कि वो वापस जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जा सके, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 में जाता है, जिससे आपके पास नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मुस्कान अब मुस्कान यहाँ आप उसे देख सकते रात हैं। हो रही है और थोड़ा सा जी प्लीज इधर देखिएगा, जो बच्चा माइक ऑफ नहीं करेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। अभी एक बच्चे को रिमूव किया है, तो काइंडली आप अपना माइक ऑफ रखिए, जब सवाल पूछना है लाजमन पूछिए। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और वो आपके पास यहाँ सामने नजर आ रही है आपको। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये भी यहाँ पे एक पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाएगा, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी सीरीज ऑफ रिएक्शन अलहदा से यहाँ पे चलाएगा। याद रहे ये जो दोनों आपको पैरेलल रिएक्शन होते नजर आ रहे हैं फ्रॉम रिएक्शन नंबर 6 टू रिएक्शन नंबर 10, ये सारे के सारे सेम है, ठीक है। अगर आपका कोई कंसर्न है मैं दोबारा बता देता हूँ कि रिएक्शन नंबर 4 में बनने वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है पहले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर वो इस तरफ आके रिएक्शन चलाना शुरू कर देता है, यहाँ आपको नजर आ रहा है आपके लेफ्ट साइड पे। और जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इटसेल्फ वो अपने रिएक्शन यहाँ पे चला रहा है एज वेल। तो पहले रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन नंबर 6 पे, इस रिएक्शन को आपने बड़े गौर से समझना है। यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पे होती हैं, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे आपको एक नाम बताना है बेटा, जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसका एक दूसरा नाम है। आप जरा पेज नंबर
225 पे चले जाएं और 225 पे जाके पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करो। आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव यानी पे ऑफ फेज, जहां पे आपने एनर्जी वापस हासिल करनी है, वो स्टार्ट कर ली है। मैं इसे आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। उसमें वो लिखता है, इन पे ऑफ फेज द नेक्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज क्रूशियल टू दिस प्रोसेस। टू इलेक्ट्रॉन of two hydrogen or two hydrogen atom are removed from molecule of 3 phosphoglyceraldehyde। तो याद रखें, ये जो आपका G3P है, इसका दूसरा नाम है 3 phosphoglyceraldehyde, जिसे हम PGAL भी कहते हैं। ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और जब आपको इसका दूसरा नाम पता चलेगा तभी आप इसकी थ्योरी को समझ सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो G3P है, इसका दूसरा नाम है बेटा 3 phosphoglyceraldehyde। वो इसमें लिख रहा है, ये 3 phosphoglyceraldehyde अपने साथ से बेटा यहां से उतार देता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का उतरना, दिस इज ऑक्सीडेशन। लेकिन वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उतर के NAD के साथ अटैच हो जाते हैं और NAD को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू NADH। तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, विच इज रिडक्शन। तो G3P से हाइड्रोजन उतरना, दिस इज ऑक्सीडेशन, और NAD में उसी वक्त इनका ऐड हो जाना, दिस इज रिडक्शन। तो इस स्टेप पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती नजर आती है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, वो आपको यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो नजर आ रहे हैं। ये फॉस्फेट जो है यहाँ पे एनर्जी देते हैं। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ इस रिएक्शन की, जो यहाँ मैंने जूम कर दिया आपके लिए, इसे गौर से देख लीजिए। रिएक्शन नंबर 6 में ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसका दूसरा नाम मैंने अभी आपको बुक से मार्क करवाया है 3 फास्फोग्लेसर एल्डिहाइड, जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पे NAD जो है, इसकी रिडक्शन हो जाती है इंटू NADH में। अब यहाँ पे 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट जो है, अब आप पूछेंगे सर ये फिर बिस क्यों बन गया? क्योंकि बेटा इसमें बाई यानी दूसरा फॉस्फेट ऐड हुआ है इस फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। और अब ये फॉस्फेट लगे है कार्बन नंबर 1 पे, तो कार्बन नंबर 1 और 3 दोनों पे फॉस्फेट है ग्लिसरेट मॉलिक्यूल में, इस वजह से इसे 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट का नाम देते हैं। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आपके पास हुआ है, जो आप साथ साथ देखते जाओगे। रिएक्शन नंबर 7 पे अब ये 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट जो है बेटा, ये एडीपी को ए का फॉस्फेट देगा। तो यहाँ पे देखो इसके पास बिस फास्फो यानी 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट उतर जाएगा कार्बन नंबर 1 वाला, वो फॉस्फेट उतर के जाएगा एडीपी में, और आपका एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा उसे हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है, ये इंजाइम्स की मदद से रिएक्शन नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट, और फिर 2 फास्फोग्लिसरेट में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा रिएक्शन नंबर 9 पे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होगा तो आपके पास पीईपी, पीईपी जो है बेटा, ये एब्रीवेशन है फास्फोफिनोल पायरुवेट का। आप अपनी बुक पे जाके भी देख सकते हैं इसे, फास्फोफिनोल पायरुवेट। ये फास्फोफिनोल पायरुवेट, इसके अंदर अभी भी एक फॉस्फेट जो है वो मौजूद है, इसी वजह से इसे फास्फोफिनोल कह रहे हैं। वो फॉस्फेट आप ले लो और एडीपी को अगेन कन्वर्ट कर दो इनटू एटीपी। तो नाउ आपके पास पीछे अब बचेगा सिर्फ पायरुवेट का मॉलिक्यूल, और अगेन आपके पास एटीपी बन जाएगा। एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल यहां से बनेगा। अब इसे वापस जरा स्मॉल करके देख लेते हैं। चलें यहां देखिए, एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है बेटा, वो यहां से बनेगा एक तरफ से राइट हैंड साइड से, और दूसरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट साइड से बनेगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो है वो 2 पायरुवेट आ जाएंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन के ये जो 2 पायरुवेट आए हैं, अब ये 2 पायरुवेट कहाँ जाएंगे? हाँ जी, ये जाएंगे बेटा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, और फिर आगे क्रब साइकिल, और फिर आगे रेस्पिरेटरी चेन। ये रिएक्शन आगे रेस्पिरेटरी चेन में जाके खत्म हो जाएगा, एनर्जी आपको मिल जाएगी। ये 2 पायरुवेट बनाना ही आपका मेन मकसद है। आप जब ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखोगे तो आप यही लिखोगे, द ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट
ईच वन ऑफ कंटेन 3 कार्बन, यानी पायरुवेट का फॉर्मूला देखो तो पायरुवेट का फॉर्मूला होता है बेटा C3H4O3। इसके अंदर हर 3 कार्बन जो है वो ग्लूकोज के एक पायरुवेट को मिल गए और 3 कार्बन जो है वो दूसरे पायरुवेट को मिल गए। अब ये 2 पायरुवेट अगले रिएक्शन में जाने को तैयार है। तो हमने इस पूरे रिएक्शन में क्या जनरेट किया, क्या हम लोगों ने इसमें खपत की, याद रहे रिएक्शन नंबर 1। अब आप अपनी बुक पे जाके देखिए, बुक का पेज नंबर 226 यानी 226। रिएक्शन नंबर 1 पे आप लोग एक फॉस्फेट लेते हो एटीपी से, और फिर रिएक्शन नंबर 3 पे फॉस्फेट लेते हो। तो आपने कितने प्रेपरेटरी फेज में फॉस्फेट यूज किए? आपने 2 एटीपी का इस्तेमाल किया फॉस्फेट के लिए। और ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज में आपने कितने एटीपी बनाए बेटा? एक रिएक्शन नंबर 7 के राइट हैंड साइड पे और एक इधर, दो। और दो ही यहाँ नीचे आपको बनते हुए नजर आएंगे यहाँ पे रिएक्शन नंबर 9 में, जब 10 हो रहा है 9, ठीक है, 9 के बाद 10 में। तो यहाँ देखो आपने 4 एटीपी बनाए, लेकिन इस्तेमाल आपने पहले 2 किए। तो 4 में से 2 निकालो, पीछे कितने बच गए बेटा? 2 एटीपी आपने 2 बनाए, और एक NADH यहाँ बनता है, एक NADH यहाँ बनता है, टोटल आपके पास 2 NADH बनते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था कि आपके पास टोटल 2 एटीपी और 2 NADPH आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड NADPH इन ग्लाइकोलाइसिस? तो आपने कहना है 2 पैदा हुए हैं, क्योंकि 4 टोटल प्रेपरेटरी फेज में जो पैदा हो रहे हैं उनमें से 2 तो आपने पहले यूज कर लिए थे, तो 4 में से 2 निकालें, बाकी आपका पीछे बचता है 2। ये आपके 2 एटीपी और 2 NADPH जो हैं टोटल आप यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो। ये आपका ओवरऑल आज का लेक्चर था बेटा। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। प्लीज पूछिए, कोई भी आपका सवाल है तो। सर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, बस स्ट्रक्चर बिल्कुल, का डिफरेंस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंजाइम ने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया? बहुत अच्छा सवाल बेटा। दोज मॉलिक्यूल which have same molecular formula but different structural formula, उन्हें कहते हैं आइसोमर। उन्हें आइसोमर हम्म। बोलते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये दोनों आइसोमर है। अब ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जाने के लिए जो इंजाइम यहाँ पे लग रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज कर रहा है, उसे आइसोमरेज कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो गया, यानी मॉलिक्यूल की नेचर ही चेंज होगी बिल्कुल। आप कहोगे सर नेचर कैसे जी। चेंज हो गई? तो बेटा याद रखें, चैप्टर नंबर 2 आपको बताता है ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड शुगर है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है। तो फंक्शनल हाँ, ग्रुप ही चेंज हो जाता है आपका। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज बन जाना, ये बिल्कुल एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। जी। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई सवाल? जी बेटा, नो क्वेश्चन। बेटा 44 बच्चे हैं क्लास में, आपने सबने सुना है, कोई ना कोई तो आपके जेहन में सवाल आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिल्कुल घोल के आपको पिला दिया, कुछ तो सवाल जेहन में आता ही है ना बेटा, पूछें प्लीज। सर ये जो एटीपी प्रोडक्शन हुई है जी बेटे। लिए थे। आपकी आवाज कट गई थी। एटीपी प्रोडक्शन हुई है। सर 2 एटीपी हमने पहले प्रिपरेटरी फेज में यूज किए थे, जी बेटे। तो फिर लास्ट पे 4 बने हैं। जी। तो फिर प्रोडक्शन सिर्फ 2 की कैसे हुई हाँ तो एटीपी? देखो ना, आपने ग्लाइकोलाइसिस करना था, तो आपने ग्लाइकोलाइसिस किया साइटोसोल में। आप साइटोसोल को कहते हो भाई मुझे 2 एटीपी देना, मैंने रिएक्शन शुरू करना है। साइटोसोल आपको 2 एटीपी दे देता है। मिल गए 2 एटीपी। माइक अनम्यूट ही रखें अपना, मेरे साथ साथ आपने रिपीट करना है। इससे सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी सर। जी, तो साइटोसोल में से उसने 2 एटीपी उधारे ले लिए और रिएक्शन शुरू कर लिया। डन हो गया। अब जब वो यस। प्रिपरेटरी फेज में जाता है तो 4 एटीपी बनाता है। 4 एटीपी जी। बन गए। साइटोसोल कहता है मेरे 2 जो उधारे लिए थे वो वापस करो। पीछे कितने ओके। बचे? 2। वेरी गुड, तो पीछे 2 बचे, इसीलिए हम कहते हैं नेट एटीपी जो आपके पास बचे हैं वो 2 है। ओके सर। ठीक है, और किसी बच्चे का सवाल? नो क्वेश्चन।
चलें जी, थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोग जो है अब तैयारी कीजिए इसकी, कम से कम 2 बार इसे लाजमी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कल इवेंट है, प्रिपेयर वेल फॉर इट। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी पढ़ाई के साथ बहुत लाजमी है। बेस्ट विशेस फॉर दिस। इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है थर्सडे को, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।